हेलो स्टूडेंट, आज हम फिफ्थ सेमेस्टर बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत हैं वो करने जा रहे हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किस प्रकार आयात और निर्यात हो या किस वस्तु का उत्पादन किया जाए जो देश के लिए फ़ायदेमंद हो, उसी के लिए प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने 1817 में एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जिस बुक में इन्होंने ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था, इससे पहले मैं एक जो है निरपेक्ष लागत सिद्धांत जो एडम स्मिथ ने दिया था वो भी करा चुकी हूँ। इसे सापेक्ष लागत सिद्धांत, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सापेक्ष लागत सिद्धांत। तो जो एडम स्मिथ वाला निरपेक्ष लागत सिद्धांत है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रोफेसर टॉरेंस जो हैं, टॉरेंस ने एक रिसर्च पेपर लिखा, एन essay on the external comparative cost, एन essay on the external comparative cost 1815 में, जिसमें इन्होंने तुलनात्मक लागत की बात कर दी थी, लेकिन पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, वो डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक में दिया था। इसलिए इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो डेविड रिकार्डो को माना जाता है। लेकिन टॉरेंस ने भी इस सिद्धांत में बहुत सारा काम कर दिया था, क्योंकि तुलनात्मक लागत का आइडिया जो है वो ला दिया था किसने, टॉरेंस ने। और इसी में जो एडम स्मिथ और रिकार्डो की थियोरीज हैं उसी में सुधार करके जे.एस. मिल ने अपनी रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी, हेबर्लर ने अपनी अवसर लागत सिद्धांत, ओहलिन का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, इन्होंने अपने सिद्धांत इन्हीं थ्योरीज में सुधार करके, चेंजेस करके, मॉडिफाई करके किए हैं। देखो, हर एक देश में उत्पत्ति के साधन होते हैं, हर एक देश के पास उत्पत्ति के बहुत सारे साधन होते हैं, ठीक है, पर वो साधन की मात्रा हर देश में अलग अलग पाई जाती है। कुछ देशों में उत्पत्ति के साधन ज़्यादा मिलेंगे, कहीं कैपिटल ज़्यादा मिलेगी, कहीं लेबर ज़्यादा मिलेगा। हर देश की जो अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उनका प्रयोग करके जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो अलग अलग देशों में लागत भी अलग अलग आती है। जो उत्पादन की लागत है, सिमिलर वस्तु को उत्पादित करने की जो लागत है, एक समान वस्तु को उत्पादित करने की जो लागत है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग आती है। जैसे अगर कोई देश लेबर इंटेंसिव है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके, श्रम आधिक्य का यूज़ करके उत्पादन कर रहा होगा। अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव देश है जिसमें कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल एबंडेंट देश है, तो वो कैपिटल का यूज़ करके उत्पादन कर रहा होगा। तो एक ही वस्तु का उत्पादन एक जगह लेबर के द्वारा हो रहा है, एक जगह कैपिटल के द्वारा हो रहा है। तो लेबर से क्या हो रहा है, लेबर से कॉस्ट अलग आएगी और कैपिटल से भी कॉस्ट अलग आएगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि हर देश में किसी भी वस्तु के उत्पादन की कॉस्ट अलग अलग आती है। तो अब देश को करना क्या चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय बन जाता है। तो इसी को सही करने के लिए तुलनात्मक लागत सिद्धांत आया है। देखो, ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ ज़्यादा हो। मतलब किसी भी देश को, हर एक देश को ऐसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें उसकी जो कॉस्ट है वो कम आए। जब कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमने दो देश लिए हैं, एक देश है अमेरिका, दूसरा देश है ब्राज़ील। अमेरिका में उत्पादन में की श्रम लागत, हम श्रम की लागत देख रहे हैं क्योंकि इस सिद्धांत को ना, देखो, श्रम के मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। जो एडम स्मिथ ने श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया था ना, उसी पर आधारित है श्रम का मूल्य सिद्धांत। इसमें श्रम का मूल्य किसमें मापा गया है, घंटों में, कि लेबर कितने टाइम काम कर रहा है वही उसके मूल्य, उसके अकॉर्डिंग उसे दिया जाता है। अब देखो, एक देश है, यहाँ हम लागत के अनुसार निकाल रहे हैं, किसके अनुसार, लागत के अनुसार। अमेरिका शराब का भी उत्पादन करता है, कपड़े का भी उत्पादन करता है। शराब का उत्पादन करने के लिए, शराब की एक यूनिट का या एक इकाई का उत्पादन करने के लिए उसे 80 मजदूर चाहिए, और कपड़े की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए उसे 90 जो श्रमिक हैं वो चाहिए। और ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील भी शराब और कपड़े का दोनों का उत्पादन करता है। ब्राज़ील को शराब के उत्पादन के लिए 120 यूनिट लेबर चाहिए और कपड़े के उत्पादन के लिए 100 यूनिट जो लेबर है वो चाहिए। तो अगर हम इनका विनिमय अनुपात निकाल लें तो 80:90, 80:90, 1:0.88 हो जाता है। मतलब एक शराब के बदले में 0.88 यूनिट कपड़ा हमें मिलेगा।
अगर ब्राज़ील का हम विनिमय अनुपात, ये अमेरिका का विनिमय अनुपात है, अगर ब्राज़ील का हम विनिमय अनुपात निकालें तो 120 हो जाएगा, मतलब 1:1.2। एक शराब के बदले में हमें 1.2 कपड़ा मिलेगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अमेरिका, देखो शराब, ब्राज़ील में शराब 120 लेबर से बन रही है, अमेरिका में 80 लेबर से बन रही है। फ़ायदा अमेरिका को शराब बनाने में। कपड़े में देखो, ब्राज़ील 100 यूनिट में बना रहा है कपड़ा, लेकिन अमेरिका 90 यूनिट में बना रहा है कपड़ा, 90 लेबर में बना रहा है। तो अमेरिका को शराब में भी लाभ है, कपड़े में भी लाभ है। अब प्रॉब्लम आ गई, निरपेक्ष लागत सिद्धांत कहता था जिसमें भी लाभ है उसी का प्रोडक्शन कर लो, पर यहाँ तो दोनों में ही कंपैरेटिवली प्रॉफिट है। अमेरिका को शराब बनाने में भी ब्राज़ील की अपेक्षा लाभ है और कपड़ा बनाने में भी ब्राज़ील की अपेक्षा लाभ है। तो अब उत्पादन किस चीज़ का करा जाए, ये प्रॉब्लम आई। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, आंतरिक विनिमय अनुपात देखेंगे। आंतरिक विनिमय अनुपात देखो, अमेरिका का आंतरिक विनिमय अनुपात क्या रहेगा शराब के लिए, 80:120, 0.67, और कपड़े के लिए 90/100, 0.9। इसका मतलब ये वाला जो है ये ज़्यादा है, ये कम है, जो कम है वही उत्पादित करना है। अमेरिका के लिए कपड़े का जो अनुपात है वो ज़्यादा आया, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। शराब का जो अनुपात आया वो कम आया, कॉस्ट कम आ रही है। इसलिए अमेरिका को क्या करना चाहिए, अमेरिका को शराब का उत्पादन करना चाहिए और शराब में विशिष्टीकरण, शराब जो है शराब के उत्पादन में ही विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए और शराब का उत्पादन करके उसे निर्यात करना चाहिए ब्राज़ील को। और ब्राज़ील को देखो दोनों में ही लॉस है, वो यहाँ 120 यूनिट लगा रहा है, यहाँ 100 से, दोनों में ही लॉस है, पर इसमें कंपैरेटिवली कम लॉस है, इसमें ज़्यादा लॉस है। तो जो हमारा ब्राज़ील है, ब्राज़ील को क्या करना चाहिए, ब्राज़ील को कपड़े का उत्पादन करना चाहिए और कपड़े का उत्पादन करके वो कपड़ा किसे आयात कर दे, मतलब निर्यात कर देना चाहिए, अमेरिका को निर्यात कर देना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता चली कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन देशों के बीच में होगा, अमेरिका के बीच में होगा। अमेरिका शराब का उत्पादन करेगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली कॉस्ट उसकी कम आ रही है, वो शराब का उत्पादन करेगा और उसे दूसरे देश में यानी कि ब्राज़ील में एक्सपोर्ट कर देगा। और ब्राज़ील किसका उत्पादन करेगा, ब्राज़ील कपड़े का उत्पादन करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा कहाँ पर, उसका एक्सपोर्ट करेगा ये अमेरिका में। ये चीज़ आपको पता चल गई। अगर विशिष्टता करते हैं और अगर विशिष्टता नहीं करते, ये दो कंडीशन में और लेके चलती हूँ। एक, अगर लागत, अच्छा ये हो क्यों रहा है, क्योंकि लागतों में तुलनात्मक अंतर पाया जाता है। वो मैंने आपको बताई दिया है शुरू में कि हर देश में उत्पत्ति के साधन अलग अलग हैं। जब उत्पत्ति के साधन अलग अलग हैं तो लागत में अंतर आएगा, उन लागतों को अंतर को ही तुलनात्मक लागत अंतर कहते हैं। अब देखो, अगर विशिष्टता नहीं होती, अगर अमेरिका भी दोनों वस्तुएं उत्पादित करता है और ब्राज़ील भी दोनों वस्तुएं उत्पादित करता है, किसी एक वस्तु में विशिष्टता नहीं करता, तो अमेरिका 1 यूनिट शराब बनाने के लिए 80 यूनिट लेबर लेगा और 1 यूनिट कपड़ा बनाने के लिए 90 लेबर लेगा। तो 80 + 90 170 श्रमिक तो अमेरिका ने लगा दिए। और ब्राज़ील 1 यूनिट शराब बनाने के लिए 120 कौन लेगा, लेबर लेगा, और 100 कपड़ा बनाने के लिए मजदूर लेगा। तो 220 मजदूर किसने लगा दिए, ब्राज़ील ने। तो उत्पादन कितना हुआ, 2 इकाई शराब का उत्पादन हुआ, 2 इकाई कपड़े का उत्पादन हुआ, और श्रमिक कितने लगे, 390 हमारी कॉस्ट आ गई दोनों देशों की। अब देखो, अगर विशिष्टता करते हैं तो लाभ कैसे होता है, वो देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ। अगर विशिष्टता करते हैं तो अमेरिका सिर्फ विशिष्टता किस में करेगा, शराब में। हम पहले ही देख चुके हैं अमेरिका किसका उत्पादन करेगा, शराब का। तो अमेरिका सिर्फ 2 यूनिट शराब की, पहले वो 1 यूनिट कपड़ा 1 यूनिट शराब बना रहा था, वो 2 यूनिट शराब की बनाएगा। तो 2 गुना शराब बनाने में कितनी लागत आ रही है, 80, 2 गुना 80 बराबर 160 श्रमिक लगेंगे। ब्राज़ील क्या करे, वो सिर्फ कपड़े का उत्पादन करेगा, कपड़े में लागत कितनी है उसकी, 100, तो 2 गुना 100 200 श्रमिक, दोनों को जोड़ा 360 श्रमिक। यहाँ कितने लग रहे थे, 390 श्रमिक। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से 30 श्रमिकों का फ़ायदा हो गया, और वो 30 श्रमिक अमेरिका शराब में लगाएगा और ब्राज़ील कपड़े में लगाएगा, जिससे उत्पादन में और वृद्धि होगी और सभी देश लाभान्वित होंगे। इसलिए हर एक देश को जिसमें उसे तुलनात्मक रूप से लाभ ज़्यादा है उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, उसकी अपेक्षा जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ कम है उस वस्तु को दूसरे देश से आयात कर लेना चाहिए, तथा जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ है या तुलनात्मक लागत कम आ रही है उसका उस देश को निर्यात कर देना चाहिए। अब देखो, ये सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं जिन मान्यताओं पर ये सिद्धांत आधारित है। देखो, पहली जो मान्यता है इसकी वो ये है कि सभी लेबर एक जैसे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो ब्राज़ील में हो, सारे के सारे लेबर एक जैसे हो।
और यहाँ पर उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। उत्पत्ति समता नियम कि अगर हम 1 यूनिट बढ़ाएंगे लेबर की तो समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। और इसमें जो पूर्णतः जो देश के अंदर जो साधन है वो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं और 2 देशों के बीच में पूर्णतः गतिहीन है। मतलब एक देश में के विशिष्ट स्थानों पर जो मजदूर हैं वो जा सकते हैं, लेकिन वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं है, मतलब स्वतंत्र व्यापार पाया जाता है, कोई भी देश बाउंडेशन नहीं लगाता। और ये जो परिवहन लागत है, ये जो सिद्धांत है, ये परिवहन लागत को नहीं मानता, जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मानता है। उत्पत्ति की लागत बस उसमें लगे हुए श्रम ही है, क्योंकि श्रम के मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है ना, तो जितना उसमें श्रम लग रहा है उतना ही उसकी कॉस्ट है, उसके अलावा और कोई भी कॉस्ट नहीं है। और ये सिद्धांत जो है 2 वस्तुओं का और 2 देश के मध्य व्यापार का सिद्धांत है, मतलब 2:2, ये 2x2 का सिद्धांत है। 2 देश हैं, 2 वस्तुओं का उत्पादन वो दोनों देश करते हैं। ये सिद्धांत 2:2 पर आधारित है, यानी 2 देश हैं, ए और बी देश, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझाया अमेरिका और ब्राज़ील देश, और वो 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सही है, 2 देश हैं और 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो ये सिद्धांत आई होप आपको समझ आया होगा। इसे अच्छे से पढ़िए, एक बार इसे मैंने जो समझाया उसे समझिए, उसके बाद एक बार अगर इसकी आपके पास बुक वगैरह हो उसमें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। थैंक यू। अगले में हम JS मिल की थ्योरी कर लेंगे या हेबर्लर की, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। थैंक यू।